नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हमने यहाँ पर अपना जो सेशन स्टार्ट किया था वो किया था भाषा से। भाषा में हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें जानी कि भाषा क्या है, भाषा के विभिन्न रूप क्या क्या है और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। यानी कि भाषा को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं जो हमारा शब्द आया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। तो भाषा के अलावा मैंने आपको बहुत सारी चीजें और यहाँ पर बताई कि राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, बोलियां क्या होती है। तो इसमें जब हमने लिपि शब्द यहाँ पर पढ़ा तो हमने कहा भाषा का जो लिखित रूप होता है, यानी कि जिन ध्वनियों को हम लिखते हैं, जिन ध्वनियों को हम मुख से निकालते हैं, उनके जो लिखित रूप से जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि उसको वर्ण भी कहा जाता है, यानी कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है। इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पर इन सभी चीजों को कौन व्यवस्थित करता है, कौन एक तरह से कौन इसका मीनिंग बताता है, कौन बताता है कि आपको कौन से शब्द का किस तरह से कहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हमें सबसे पहले व्याकरण को पढ़ना होता है। तो व्याकरण को पढ़ने के लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले व्याकरण की परिभाषा। तो देखिए व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित कर उसके शुद्ध रूप में प्रयोग का ज्ञान करना हमें सिखाता है। यानी कि भाषा के नियमों को निर्धारित करता है और उसके बाद उसके शुद्ध रूप में प्रयोग का ज्ञान कराता है। ठीक है, तो इसके लिए भाषा व्याकरण के जो 3 अंग है, जो मुख्य व्याकरण के 3 अंग है, यानी कि जिन 3 अंगों के द्वारा जो एक तरह से पूरा व्याकरण, हमने कहा व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है। तो जिन 3 अंगों से ये व्याकरण बना है वो 3 अंग इस प्रकार से हैं, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यानी कि व्याकरण के अंतर्गत सबसे मेन चीज जो है, जिन्हें हम पढ़ते हैं, जिनसे ये पूरी व्याकरण बनी है, जिससे हमें भाषा के शुद्ध रूप का पता चलता है, शुद्ध रूप में प्रयोग का ज्ञान होता है, वो सारी चीजें जो है इन तीनों पर आधारित है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है आपका वो है वर्ण विचार। देखिए ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि शब्द विचार और वाक्य विचार जो है आपके क्लास 9 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी कि ये आपके एग्जाम में भी आएंगे। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आपके जो आपका लिटरेचर पार्ट है, यानी कि जो आपका साहित्यिक पार्ट है, इसमें आपकी 2 बुक्स हैं, क्षितिज और कृतिका भाग 1। तो इसके अलावा जो आपकी व्याकरण की बुक है उसमें क्या है, उसमें आपको यहाँ पर शब्द विचार और वाक्य विचार तो पढ़ने ही है। लेकिन क्योंकि सेशन की शुरुआत है तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ण विचार जो टॉपिक है इस पर डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आगे हम फिर आपके साहित्य से जुड़े हुए पार्ट को यहाँ पर लेंगे, साहित्य से जुड़ा हुआ जो सेशन है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद ही हम यहाँ पर ये बाकी व्याकरण से जुड़े हुए टॉपिक्स को लेंगे। तो देखिए जो कुछ भी आप यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं ये आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। हिंदी व्याकरण की जो अलग से फेयर नोटबुक बनाएंगे उसमें आप ये सब चीजें नोट डाउन करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है वर्ण विचार। तो बिल्कुल हेडिंग डालेंगे आप वर्ण विचार, नए पेज से, फ्रेश पेज से। और ये आपका एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आगे के लिए होगा जब आप पढ़ेंगे शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार भाषा के बाद आप अगला एक नया टॉपिक इसको डाल सकते हैं, वर्ण विचार। अब देखिए वर्ण विचार, वर्ण क्या होते हैं आप सभी को पता है। जब सबसे पहले आप स्कूल जाते हैं, सबसे पहले स्कूल की शुरुआत जब आप करते हैं तो वहां पर आप कभी भी पहले ही कोई भी ऐसे नहीं करते कि चलिए इमला लिखिए,
या एक पेज मेरे विद्यालय पर लिखिए या मेरी प्रिय पुस्तक पर लिखिए। कभी भी छोटे बच्चों को ऐसा नहीं कहा जाता। सबसे पहले उन्हें वर्ण सिखाए जाते हैं, एक तरह से अक्षर सिखाए जाते हैं, उसके बाद उन्हें शब्द सिखाए जाते हैं, उसके बाद ही उन्हें वाक्य सिखाए जाते हैं। यानी कि शुरुआत जो होती है वो आपकी वर्णों से ही होती है। तो देखिए वर्ण विचार, तो जो आपकी हिंदी, एक तरह से देखिए, एक बार देख लीजिए यहाँ पर, जो हिंदी में देखिए भाषा संबंधित बातों पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, उसके बाद हमने बोली लिपि। तो वर्ण विचार जो हमारा टॉपिक है, इसमें देखिए हिंदी वर्णमाला, यानी कि जब आप स्कूल जाते हैं तो क्या सिखाई जाती है आपको? हिंदी वर्णमाला सिखाई जाती है। तो हिंदी वर्णमाला जो आपकी है उसमें इस तरह से आपको वर्ण सिखाए जाते हैं। क्या सिखाए जाते हैं? वर्ण सिखाए जाते हैं। यानी कि आपको जो छोटे बच्चों की बुक्स आपने देखी होंगी उसमें क्या होता है, सबसे पहले अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग हा, उसके बाद क ख ग घ ड़, ठीक है। इस तरह से ये वर्ण आपको सिखाए जाते हैं। तो यही वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और इन्हीं वर्णों को जब हम पढ़ते हैं, यानी कि पूरा ग्रुप एक साथ जब हम पढ़ते हैं, तो यही वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। तो जब हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं तो हमने कहा वर्ण विचार जो है इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम वर्णों की बनावट पढ़ते हैं कि वर्णों की बनावट क्या होती है, वर्णों के भेद पढ़ते हैं, वर्णों का उच्चारण पढ़ते हैं कि कैसे हम वर्णों को उच्चारित करते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं ये जानते हैं, वर्णों की बनावट कैसी है ये जानते हैं। ठीक है। तो वर्ण विचार, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्णों का समूह वर्णमाला कहा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या जानेंगे कि वर्णों का जो समूह है वही वर्णमाला कहलाता है। और ये है आपकी हिंदी वर्णमाला, जिसमें आप देख सकते हैं पूरा अ से लेकर अह तक और क से लेकर ज्ञ तक आपके वर्ण लिखे हुए हैं। सारे के सारे वर्ण यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो हिंदी वर्णमाला ये आपकी है। अब देखिए देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि वर्णमाला क्या होती है। तो वर्ण, एक बार हम अपने यहाँ पर एक परिभाषा लिख लेते हैं वर्ण की। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, वर्ण की परिभाषा, क्योंकि पहला टॉपिक वर्ण विचार है। तो वर्ण की परिभाषा यहाँ पर लिखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते या नहीं हो सकते, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। और वर्णमाला मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यही वर्णों का ही सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, और अब यहाँ पर वर्णों को जब हम जानेंगे, तो जब वर्णों को जानेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे वर्ण के भेद। अब वर्णमाला मैंने आपको क्लियर कर दिया क्या होता है, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णों का भेद यहाँ पर जान लेते हैं। वर्ण के भेद, कितने भेद होते हैं वर्ण के? वर्ण के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। ठीक है,
दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, वर्ण के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्या दिखाई मैंने आपको यहाँ पर अभी? वर्णमाला। तो ये आपकी हिंदी वर्णमाला है, यानी कि वर्णों का समूह वर्णमाला कहा जाता है। और वर्णमाला में ये सब क्या है? वर्ण है। ये क्या है? सभी वर्ण है इस वर्णमाला में। इस वर्णमाला के ये सभी वर्ण हैं। और वर्णों के कितने भेद बताए मैंने आपको? दो भेद बताए, स्वर और व्यंजन। कितने भेद बताए? स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी आगे। तो देखिए, जो आपकी वर्णमाला है ये है सामने, और इसमें कुछ है स्वर और कुछ है व्यंजन, क्योंकि पहले ही बता दिया वर्ण के भेद, दो भेद, स्वर और व्यंजन, ये सब वर्ण है। ठीक है, अब देखिए स्वर क्या है। स्वर क्या है? सबसे पहले हम स्वर पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने अ से लेकर अह तक भी लिखा है और क से लेकर ज्ञ तक लिखा है। तो इसमें हमें बताना है कि स्वर क्या है। ठीक है, दो भेद तो बता दिए, स्वर क्या है, लेकिन स्वर क्या है वो हम कैसे बताएंगे? जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें स्वर कहा जाता है। यानी कि जिनका उच्चारण करते समय हमें अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। तो कैसे पता चलेगा? अब हम उच्चारण करके देखेंगे। स्वर और व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमें अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, स्वर कहलाते हैं। या आप लिख सकते हैं एक और लाइन कि इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में मुख से, हवा मुख से स्वतंत्र, इनके उच्चारण में हवा मुख से स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है। स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है। ठीक है, इनके उच्चारण में हवा मुख से स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है। तो ये क्या है? आपके स्वर हैं और ये स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये संख्या में 11 होते हैं। ये संख्या में, अब टोटल मैंने बताया था आपको 44 वर्ण होते हैं। टोटल 44 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ये क्लास 8 में भी मैं आपको करवा चुकी हूँ कि आपके हिंदी वर्णमाला में टोटल 44 यानी कि 44 वर्ण होते हैं, और जिसमें से आपके क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और 33 व्यंजन होते हैं। 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अब ये स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं। तो स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता है, यानी कि जिनके उच्चारण में मुख से हवा स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर उच्चारण कीजिए सभी एक साथ, उच्चारण कीजिए सभी एक साथ, उच्चारण कीजिए। बिल्कुल अपनी जो नोटबुक होगी उसमें इसी तरह से लिखेंगे, सुंदर सुंदर सा बना के, ताकि आपको ये चीज ऐसा लगे कि आपने
पहली बार कुछ जब नोटबुक आप बनाते हैं तो आप बहुत इंटरेस्टिंग अच्छे तरीके से उसे सजाते हैं, अच्छे से उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर स्वर जो है वो स्वर वर्ण ये है, ये इनकी संख्या आप काउंट कर सकते हैं 11 है, और इनको उच्चारण करके भी आप देख सकते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। उच्चारण किया, संख्या देख सकते हैं टोटल 11। हमने कहा स्वरों की संख्या होती है 11, और जिनके उच्चारण में क्या होता है, हमें स्वतंत्र रूप से जो हवा होती है वो मुख से बाहर निकलती है और किसी भी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जोर से उच्चारण कीजिए, क्लास 9th में है अभी आप। अगर ये चीजें आपका जो बेसिक है अगर आपका क्लियर नहीं होता है हिंदी व्याकरण में, तो काफी सारी चीजें हैं जो बाद में आपको प्रॉब्लम करती है। जैसे संधि, संधि आप नहीं समझ सकते इसके बिना। अगर आपको वर्ण क्लियर नहीं है आप संधि नहीं समझ सकते। अगर आपको वर्ण क्लियर नहीं है तो आप शब्द नहीं समझ सकते। अगर आपको वर्ण क्लियर नहीं है आप वाक्य नहीं समझ सकते। तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको आगे आएंगे जो केवल वर्णों पर बेस्ड होते हैं, क्योंकि वर्ण ही सबसे छोटी इकाई है भाषा की। अगर आपको भाषा को सीखना है, भाषा के शुद्ध रूप के प्रयोग को जानना है, तो आपको वर्ण तो सीखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये आपको फिर से मौका यहाँ पर मिला है क्लास 9th में आकर क्लास 1 2 3 4 या क्लास 6 की चीज को समझने का। तो इसको आप ध्यान पूर्वक समझिए, आप उच्चारण करके देखिए। क्लास 9th में है, आप जोर से उच्चारण कीजिए। आ, इ, ई, उफ, ऊ। तो आप देखेंगे कि किसी भी तरह की रुकावट हमें नहीं लग रही है, वायु स्वतंत्र रूप से मुख से बाहर निकल रही है, और दूसरा किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। तो इसी को कहते हैं स्वर, इन्हीं को कहते हैं स्वर। और स्वरों की संख्या आप देख सकते हैं टोटल 11 होती है। ठीक है, उसके बाद ये पहला भेद है आपका किसका, स्वरों का। ये स्वरों का पहला भेद है, और मैंने कहा आपको कि स्वर के दो भेद होते हैं। स्वरों के दो भेद होते हैं। यहाँ पर एक तरह से वर्ण के दो भेद होते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर हमने यहाँ पर पढ़ लिए, स्वर क्या होते हैं। तो आप इनमें से अब छांट सकते हैं कि स्वर कौन से हैं। अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है, आपके 11 स्वर हैं। अब आप कहेंगे कि मैम आप इन्हें क्यों नहीं पढ़ा रही हैं। तो अभी जस्ट आप वेट कीजिए, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, उसके बाद हम आपका इनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आप क्लास 9th में हैं, और देखिए बहुत अच्छा मौका आपको मिला है ये सारी चीजें समझने का। तो आप इनको काउंट कीजिए, स्वर जिनकी संख्या है 11 और जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य स्वर की सहायता या अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और इनके उच्चारण में मुख से वायु स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है। ये संख्या में 11 होते हैं, और टोटल 44 वर्ण होते हैं आपकी हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा भेद मैंने आपको बताया था व्यंजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे एक मेन पार्ट आता है, सबसे पहले स्वरों के भेद। स्वरों के भी भेद होते हैं, यानी कि अगर आप स्वर पढ़ रहे हैं तो स्वरों में स्वर के भी भेद होते हैं, स्वर के भी पार्ट्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आप कहेंगे कि मैम ये तो आपने हमें बताया कि 11 स्वर होते हैं। जी हाँ, 11 स्वरों में भी अलग अलग तरह के स्वर होते हैं। कैसे, अब आप यहाँ पर देखेंगे, आप उच्चारण करते हैं तो ये उच्चारण संबंधित ही यहाँ पर ये चीज है कि जिससे हमने स्वरों के दो भेद बनाए हैं।
कौन से दो भेद हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर और उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। आपका पहले आता है ह्रस्व स्वर, दूसरा आता है आपका दीर्घ स्वर। तो देखिए क्या होता है, ये स्वरों के भेद क्या होते हैं। चलिए एक बार मैं आपको यहाँ पर पहले लिखवा देती हूँ, फिर उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने वर्ण के भेदों में स्वर पढ़ा, ठीक है। स्वर में मैंने आपको बताया कि जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो अब स्वरों के भेद यहां पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्वर के भेद लिख लीजिए इसको। स्वर के भेदों में मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 भेद हैं? ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, ठीक है। तो ये 3 तरह के भेद होते हैं स्वरों के। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, पहले मैं ये आपको डिफाइन करवाऊंगी। तो ह्रस्व स्वर होता है जिनके उच्चारण में काफी कम समय लगता है, ठीक है। ह्रस्व स्वर यानी कि उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या होता है, उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है। यानी कि यहाँ पर दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है तीसरा, जो है प्लुप्त स्वर। अब वो क्या होता है, ठीक है। तो ये प्लुप्त स्वर होते हैं जो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय, ठीक है। ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, और प्लुप्त स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो शब्द है, इस वाले टॉपिक को हम यहाँ पर थोड़ा देर के लिए स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अभी हम जो यहाँ पर मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं स्वरों के भेद, उसमें हम जो मुख्य रूप से पढ़ेंगे वो हम इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे, यानी कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैंने कहा ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में ये स्वरों के भेद हैं,
ये स्वर के भेद पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। वर्ण जो हमने पढ़े थे, वर्णों के मैंने मुख्य रूप से आपको दो भेद बताए थे, स्वर और व्यंजन। और स्वर में भी मैंने आपको बताया था जिनके उच्चारण में हमें अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, हवा मुख से स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, उनको हमने कहा स्वर। और स्वरों के बताए तीन भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। और जिसमें ह्रस्व स्वर में कहा उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, और इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। तो अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ह्रस्व स्वर, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर जो है आपका वो ये है, ये चार स्वर जो है आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में आपको काफी कम समय लगता है, जैसे अ, इ, उ, री, अ, इ, उ, री, ठीक है। अब आप इसी के जस्ट अपोजिट यहां पर दीर्घ स्वर पढ़ेंगे, तो उच्चारण करके देखिए, आ, ई, ए, आई, ओ, आओ, ठीक है। तो जैसे आप एक साथ पढ़िए, सबको एक साथ पढ़िए। ह्रस्व स्वर केवल चार होते हैं, ह्रस्व स्वर केवल चार होते हैं और दीर्घ स्वर आपके होते 7, ठीक है। तो आप उच्चारण करके देखिए, सबको एक साथ उच्चारण कीजिए, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ। तो आप देख रहे कैसे स्वर आ रहा है, स्वर कैसा आ रहा है, एक में जल्दी, एक में देर तक, एक में जल्दी, एक में देर तक। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री। उसके बाद सब एक से, ए, आई, ओ, आउ, ठीक है। तो ये है आपके दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। ये आपका ह्रस्व स्वर और ये आपके दीर्घ स्वर, ठीक है। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो जरूर क्लियर करें, अभी आपकी शुरुआत है। और जितना अच्छे से आप शुरुआत करेंगे, जितना अच्छे से आप अभी से समझते जाएंगे, इतने अच्छे से ही आप उसको आगे तक लेकर जा पाएंगे। तो कोई भी डाउट ना रखें शुरुआत से ही मन में। और अब यहाँ पर मुझे लगता है काफी इजी है ये चीजें, शुरुआत से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि अभी सेशन की शुरुआत है, तो इसीलिए इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये हमने पढ़ा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और उसके बाद हमारा आता है तीसरा, जो होता है हमारा प्लुप्त स्वर। तो देख सकते हैं आप इसमें, इसका जो एक साइन है, यानी कि मैंने कहा इसके उच्चारण में हमें तिगुना समय लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप इसका जो चिन्ह है वो ये है, और एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बता दूं, अगर हम कहते हैं हे राम, ठीक है, अगर हम उच्चारण करते हैं हे राम, तो इस तरह से आपका बीच में ये लगता है, ठीक है। आपने ओम की ध्वनि पढ़ी होगी, तो जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, तो आपने देखा होगा हम ओम शब्द को कुछ इस तरह से लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते ओम शब्द को? कहीं पर भी आपने जो ओम शब्द लिखा हुआ देखा होगा, वो इसी तरह से लिखा जाता है। और क्योंकि इसके उच्चारण में हमें तिगुना समय लगता है, ओम ऐसे नहीं बोलते हम, ओम, ठीक है, राम, ठीक है। जो इस तरह के शब्द होते हैं उनमें हम इस तरह का चिन्ह लगाते हैं, और यही हमारा क्या है, यही हमारा है प्लुप्त स्वर, ठीक है। तो ये हमने तीन तरह के स्वर यहाँ पर पढ़े, और तीनों के एग्जाम्पल उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, कौन से आपके ह्रस्व स्वर है, कौन से आपके दीर्घ स्वर है, और कौन सा आपका प्लुप्त स्वर है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर एक और चीज, जिसको पढ़ने के लिए हमें वापस से देखिए, हमने यहाँ पर
तीनों चीजें पढ़ ली, तीनों के एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पढ़ लिए। अब तीनों के एग्जाम्पल के बाद जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हमने लास्ट में ओ और औ के बाद, ओ और औ के बाद हमने दो शब्द छोड़ दिए, दो शब्द हमने छोड़ दिए, वो थे हमारे अंग और अह। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि बच्चों के मन में काफी डाउट होगा कि मैम आपने इनके बारे में क्यों नहीं बताया। ठीक है, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैम ने हमें इनके बारे में क्यों नहीं बताया। मैम ने हमें बताया कि ये स्वर है, ये व्यंजन है, और मैम ने हमें बताया कि स्वरों के भी भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। उसके बाद फिर ये क्या है, तो क्योंकि क्लास 9th में है तो कोई भी डाउट लेकर हमें नहीं चलना है, हमें आगे के लिए सारी चीजें क्लियर करनी है, तो उसके लिए हमें इन्हें भी पढ़ना होगा। तो इन्हें हम जानते हैं अनुस्वार, अनुस्वार से। ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक से। तो चलिए एक बार यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार। तो जो हमारा ये चिन्ह होता है इसको हम कहते हैं अनुस्वार। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। तो देखिए यहाँ पर हमने काफी सारी चीजें अभी तक डिस्कस कर ली है अपने इस सेशन में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसके बाद भी नेक्स्ट सेशन में हम अपने इस वर्ण से संबंधित टॉपिक को ही क्लियर करेंगे, क्योंकि टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, काफी सारी चीजें हैं। और अभी तक आपको जो भी यहाँ पर लगा हो कि कुछ डाउट है तो उसे भी जरूर क्लियर करें, घर पर इसको जाकर फिर नोटबुक में नोट करें और पढ़कर भी आए, रिवाइज करके भी आए। बाकी जो ये टॉपिक है कंटिन्यू करेंगे इसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।